So today we are going to start environment. अच्छा टॉपिक है environment का. Good evening, Mayank. So environment. Environment and ecology. Okay. So now, first we'll see the importance of the subject. Importance of the subject. आप लोग सभी लोगों ने syllabus देखा होगा. Okay. So for prelims and for mains, right? Prelims about 10 to 15 questions. 10 to 15 questions. Mains 2 to 3 questions. ठीक है. मेंस में जनरली क्या होता है, इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों चीजों मिला के पूछता है वो. ठीक है. सो फ्रॉम बोथ दीज टू सेक्शंस यू विल गेट 5 क्वेश्चंस. समटाइम्स दे आस्क 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वायरमेंट and 2 questions from disaster management, and sometimes they ask 2 questions from environment and 3 questions from disaster management. So 2 to 3 questions you will get from environment section. Okay. Now this environment section is very important because of its usability. आप डिफरेंट टॉपिक्स में यूज कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर इनलैंड वाटरवेज पे क्वेश्चन आ गया, इनलैंड वाटरवेज पे क्वेश्चन आ गया इन इकोनॉमिक्स और इन ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड, देन अगर उसका पूछ दिया कि डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ inland waterways or drawbacks of inland waterways, then again one dimension from this environment section you can add here. ठीक है. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे, जैसे अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड कुछ आ गया तो वहां पर भी आप 1 और 2 इन्वायरमेंटल डायमेंशंस आप डाल सकते हो. ठीक है. सो इसका यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा है. हाँ. सो 10 to 15 क्वेश्चंस. अच्छा, ये 10 to 15 क्वेश्चंस में ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस बहुत होते हैं. ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे अराउंड, अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो लेट्स सी 5 to 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ओपन एंडेड होंगे. ठीक है. एंड बहुत ऊट पटांग के क्वेश्चन भी पूछता है, ये ध्यान रखना. बहुत ऊट पटांग के क्वेश्चन पूछता है. जैसे कि लास्ट ईयर पूछ दिया था एलिफेंट का, एक फीमेल एलिफेंट का पूछा था. फीमेल एलिफेंट का पूछा था कि फीमेल एलिफेंट, जो भी एलिफेंट्स का झुंड होता है, ग्रुप होता है, उसमें सबसे आगे जो होता है वो फीमेल एलिफेंट रहता है. फीमेल एलिफेंट लीडर होता है. ठीक है. टास्क किसके होते हैं, फीमेल एलिफेंट्स के होते हैं. इस तरीके की चीजें पूछ देता है जो आपको बुक्स में नहीं मिलेगा. इट्स ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड योर ईगरनेस टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए हमेशा कि फीमेल एलिफेंट्स आगे रहता है. One question is very much fixed from this environment section is about national park and biosphere reserve. This question is totally fixed. ठीक है. ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा. तो मैं एक लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स का, वो आपको तैयार करना है. बट आप हर एक बायोस्फीयर रिजर्व एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स, वो मैं बता दूंगा कौन कौन सा पढ़ना है. उनके बारे में एटलीस्ट आप हाफ अ पेज और 1 पेज का नोट्स बनाना है हर एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में. ठीक है. 15 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर. एक नेट पे सर्च करके एक पेज आपको उसके बारे में लिखना है. ठीक है. और मैंने बताया था आपको आई थिंक किसी क्लास में, स्ट्रेटजी वाले क्लास में आई थिंक, तो उसमें आपको वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के रिवर सिस्टम के बारे में,
उसके इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी के बारे में, बोथ फौना एंड फ्लोरा के बारे में, एंड सम अगर हिस्टोरिकल साइट है उसके अंदर तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा है ना। जैसे पचमरही बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसके अंदर यू गॉट द हिस्टोरिकल साइट्स, नंबर ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग साइट्स आर देयर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो वो चीजें आपको देखना पड़ेगा इसमें। एक क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स रहता है। अदरवाइज जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर मोस्टली करंट इवेंट से आएंगे, करंट अफेयर से आएंगे। अदर इज वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड यू कैन गेस दैट इनका इंपॉर्टेंस बहुत होगा। फॉर एग्जांपल समथिंग रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी ऑफ हिमालय, समथिंग रिलेटेड विद द बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स, उससे कुछ पूछ दिया, ठीक है। सम रिपोर्ट्स ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड रिपोर्ट्स आ जाएगा, या कोई अगर रिवर सिस्टम कनेक्टिविटी हो रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज काफी अच्छी मेजर न्यूज से पूछते हैं, ट्रिवियल न्यूज से नहीं पूछते हैं, ठीक है। काफी मेजर न्यूज होना चाहिए और काफी इंपॉर्टेंट और ऐसी न्यूज होनी चाहिए जिसका काफी सिग्निफिकेंट, जैसे कि अभी आपने देखा होगा लास्ट ईयर का पेपर, इस साल में जो पेपर हुआ था मेंस का, उसमें पूछ दिया था गवर्नमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो अभी चेंजेस हुए, रेगुलेशंस में चेंजेस हुए, तो ड्राफ्ट रिपोर्ट ही पूछ दिया था। इस तरीके की चीजें वो पूछेगा जो काफी डिबेटेड चीजें रहती हैं। ऐसी चीजें पूछेगा वो। तो 10 to 15 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एंड मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा वो। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, स्पेशली फॉर द प्रीलिम्स। हाँ हाँ हाँ, सिमलीपल बायोस्फीयर रिजर्व जो अभी वहां पर आग पकड़ लिया था, वो मैं पढ़ाऊंगा। फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा वो, ठीक है। फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट में आएगा, उसमें रीजन्स और कैसे उसको मैनेज करेंगे वो भी हम देखेंगे, ठीक है। मैं इस तरीके की चीजें, ये इंपॉर्टेंट हो गया सिमलीपल, ठीक है। तो ये पूरे का बनाना है आपको। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 2000 पेपर भी आप पिछले सालों के देखा करो आप लोग। कोई बता सकता है 2019 में कौन सा आया था नेशनल पार्क, एंड 2020 में कौन सा आया था? हर साल आता है एक तो, पेपर ही नहीं देखते यार, क्या बताओगे। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व पूछा था 2019 में, एंड यहाँ पर पूछा था डेजर्ट नेशनल पार्क पूछा था, डेजर्ट नेशनल पार्क पूछा था 2020 में, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है कि कब क्या पूछा है, क्या इम्पोर्टेंस। जैसे अभी इम्पोर्टेंट है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके अंदर बायोस्फीयर रिजर्व होता है, उसके अंदर 1-2 नेशनल पार्क्स भी होते हैं, काफी बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, लेक्स भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये सब नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। डन हो गया। सो रीडिंग मटेरियल क्या करना है, रीडिंग मटेरियल तो मोस्टली रिलाई ऑन वन इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके। फर्स्ट इज डीसी लियोंग। डीसी लियोंग में पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट एक ही बुक होती है, 2 बुक अलग अलग नहीं होती हैं, आप लोगों ने बुक खोल के देखा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में और फिजिकल ज्योग्राफी होता है, एंड सेकेंड पार्ट में यू विल हैव बायोम्स, क्लाइमेट्स, यू कैन से बायोम्स होगा सेकेंड पार्ट में, जिसमें ट्रॉपिकल, टुंड्रा, टेम्परेट, मेडिटेरेनियन, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, वो सारी चीजें इसमें रहती है सेकेंड पार्ट, उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। वन है शंकर आईएएस का एक बुक आता है, शंकर आईएएस का एक बुक आता है, शंकर आईएएस,
वो आपको बुक लेना है इन्वायरमेंट। किसी भी शॉप पे जाओगे मिल जाएगा, इन्वायरमेंट का बुक शंकर आईएएस का, ठीक है। एंड यू नीड टू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में आप द हिंदू पढ़ सकते हो, ठीक है। दिस इज मोस्ट प्रिफर्ड, काफी अच्छा होता है, ऑथेंटिक होता है द हिंदू, ठीक है। अगर कई बार गलत रिपोर्टिंग हो जाती है तो दूसरे दिन वो क्लैरिफाई भी करता है और माफी भी मांगता है। ऐसे न्यूज़पेपर करते नहीं है, ठीक है। द हिंदू इज मोस्ट ऑथेंटिक, और इसमें कई सारी इन्वायरमेंट की न्यूज आती है, एडिटोरियल्स भी आते हैं इन्वायरमेंट पे, ठीक है। तो ये चीजें द हिंदू ही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। कुछ लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छा पेपर है, ठीक है। ये 3 चीजें करनी है। हम्म 3 चीजें आपको ये करनी है। लिमिटेड स्टडी मटेरियल, ये पतला सा बुक होता है, 200-250 पेज का होगा, और इसका तो आधा आपको पता ही है। एंड देन न्यूज़पेपर आपको डेली करना है, कुछ भी न्यूज का रहेगा, कुछ भी इन्वायरमेंट का न्यूज रहेगा तो उसका नोट्स बनाना है। और क्या इम्पोर्टेंट होगी न्यूज, कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, वो आप तभी पता कर सकते हो जब आप लास्ट ईयर के 7-8 साल के पेपर्स आप एनालाइज करोगे। पेपर्स खोल के रखो, आपके टेबल पे होना चाहिए पेपर सारे, और उसमें देखो कि इन्वायरमेंट का क्या क्या आता है, किस तरीके की चीजें आती हैं, ठीक है। तो आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये मुझे इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक एक अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना है तो एक घटना चक्र आती है, घटना चक्र इन्वायरमेंट का। इसमें क्या होगा ना कि यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एंड प्रीलिम्स वाले, एंड वेरियस जो स्टेट्स एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एग्जाम्स, उन सब के भी क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि यूपी का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, बिहार का हो गया, हरियाणा का हो गया, पंजाब का हो गया, इस तरीके जो भी इन्वायरमेंट वहाँ पूछा गया होगा वो उसके भी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ये बुक से आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टडी मटेरियल का आपको पता चल गया। अब मैं बताता हूँ मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वन इज, आई विल नॉट बी टेकिंग द ट्रिवियल टॉपिक्स। वो आप बुक पढ़ोगे तो उसमें मिलेगा। ट्रिवियल टॉपिक्स मतलब समथिंग लाइक फूड चेन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है फूड चेन क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ट्रिवियल होती है, ये आते भी नहीं है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। और फूड चेन का कभी क्वेश्चन नहीं आया, फालतू है ये, ठीक है। तो ये चीजें आप देख लेना वहां पर, और आपको पहले ही पता होगा कि, होता क्या है फूड चेन वगैरह। तो आई विल बी टेकिंग अप इकोलॉजी, इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, इकोलॉजी के डेफिनेशन से ही 2015 में क्वेश्चन आया था, केवल डेफिनेशन लिखा हुआ था ऑप्शन में, ये बताइए आप, ठीक है। सेकेंड, आई विल बी टेकिंग अप बायोम्स। अच्छा, मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट में taught you climates of the world, ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सिमिलरली जैसे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वैसे इक्वेटोरियल बायोम होता है। जैसे डेजर्ट क्लाइमेट होता है तो डेजर्ट बायोम होता है। तो बस हम क्या करते हैं वहां पर, हम क्या करते हैं, मेजर फोकस वहां पर हमारा क्लाइमेट होता था, फिजिकल एस्पेक्ट्स होते थे, और हमारा क्लाइमेटिक एस्पेक्ट्स होते थे। यहाँ पर जो हम एनवायरमेंट पढ़ रहे होंगे तो क्लाइमेटिक फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ विल बी डीलिंग विद द लाइफ फॉर्म्स देयर, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वहां का हम ये चीजें देखेंगे, इस तरीके से जो वहां पे लाइफ फॉर्म्स है उसको एडॉप्ट कर रही है, ठीक है। तो ये हम चीजें देखेंगे। और जो बायोम्स है इट विल टेक अराउंड 3 to 4 क्लासेस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। आई विल बी टेकिंग अप, और आप सभी ने ज्योग्राफी में पढ़ा है वो
बायोम्स होता है, क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड सारा कुछ पढ़ा हुआ है क्लाइमेटोलॉजी में, इधर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, बहुत आसानी से आप करोगे। ठीक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट बताऊंगा, आप वहां पर बोलोगे हाँ हाँ यहाँ पर विंटर में रेनफॉल होता था और समर ड्राई रहता था, और यहाँ पे स्लेरोफिल फॉरेस्ट रहते थे, इधर इधर वाइन के लिए प्रोडक्शन होता था, ग्रेप्स होते थे, सिट्रस फ्रूट्स होता था, ये सब चीजें आपको पहले से पता रहेगी। आई विल गो ऑन एंड बिल्ड ऑन दोज टॉपिक्स, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दोज थिंग्स आल्सो अगेन, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल जो नॉलेज है आपका, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, वो इधर बहुत यूज आने वाला है, बहुत यूज आने वाला है, बहुत इंजॉय करोगे। ठीक है, एंड देन बायोम्स में हम केवल टेरेस्ट्रियल बायोम्स भी नहीं पढ़ेंगे, हम एक्वाटिक बायोम्स भी पढ़ेंगे। हम रनिंग वाटर बायोम भी पढ़ेंगे, जैसे रिवर्स में वाटर रन कर रहा होता है, स्टैटिक वाटर बायोम भी पढ़ेंगे, लेक्स का सिस्टम भी हम देखेंगे। ठीक है, we'll also see the ocean as a biome, फिर ओशन का बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके की चीजें हम देख रहे होंगे। ठीक है, अब अगली बात हम करेंगे, अगली बात हम कोरल्स की कर रहे होंगे, मैन ग्रुप्स की कर रहे होंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस आल्सो। ये 2019 मेंस में आया था, ये आते रहता है कोरल रीफ। ठीक है, 2019 मेंस में आया था। Then we'll go on develop the concept related with the biodiversity and biodiversity in different parts of India. Okay, let's see, Himalayan region में हम देखेंगे कैसी बायोडाइवर्सिटी है। हम एक रिवर बेसिन का देखेंगे, यू कैन से गंगा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो गंगा बेसिन का हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी, और फिर उससे हम डिफरेंट रिवर्स का रिलेट कर लेंगे, इसमें इस तरीके का होगा तो दूसरे रिवर में भी मोर और लेस ऐसे ही होगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम देख रहे होंगे। ठीक है, एंड सुंदरबन लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, वहां की बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें हम देख रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीन एयर प्रोग्राम जो हमारे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2020 में, पूछा था ये, और 15 नंबर में पूछा था। ठीक है, केवल प्रोग्राम लिखना था अंदर। इसके अंदर यू विल सी वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सिमिलरली विल सी ओशन पोल्यूशन। एक ही बात तो नहीं है, वाटर पोल्यूशन, ओशन पोल्यूशन। जब हम वाटर पोल्यूशन देख रहे होंगे तो मेनली हम इनलैंड वाटर के बारे में देख रहे होंगे, रिवर पोल्यूशन के बारे में देख रहे होंगे। एंड वाटर पोल्यूशन के अंदर ही मैंने पढ़ाना है आपको नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम में पढ़ा हुआ। ठीक है, एंड ओशन पोल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओशन पोल्यूशन। ठीक है, अदर इज एयर पोल्यूशन भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी देख रहे होंगे। अंडर दैट विल आल्सो सी व्हाई northern Indian cities are more polluted than southern Indian cities, more polluted than southern Indian cities. There are geographical and man-made reasons for that. Southern Indian cities. ठीक है, so northern Indian cities, why northern Indian cities are more polluted than the southern Indian cities? जैसे कि यहाँ एग्जांपल, अगर लास्ट ईयर का पेपर देखोगे, in 2015 there was a question, why why Delhi is more polluted than कोलकाता and चेन्नई, ऐसे करके क्वेश्चन था। why Delhi is more polluted, Delhi is more polluted than the कोलकाता and चेन्नई, ऐसे करके 12.5 नंबर, पहले 12.5 नंबर का होता था, तो 12.5 नंबर पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिजिकल फैक्टर्स एंड मैन मेड फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे और बड़े आसानी से आप इस तरीके के क्वेश्चन को मैनेज कर पा रहे होंगे। ठीक है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, रिवर पोल्यूशन भी इसी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, पोल्यूशन से ही रिलेटेड चीजें हम ये भी देख लेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेज नहीं होता है प्रॉपरली, और उसकी वजह से हमारा वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीजें हो रही होती है ना। इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी हो रहा था, एयर पोल्यूशन भी हो रहा होता है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम देखेंगे कि इस एक्सटेंट में हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और सिटीज का प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसा है, एंड हाउ वी कैन इफिशिएंटली हैंडल दिस सॉलिड वेस्ट। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एंड 2016 में इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। ठीक है, 2016 में इसमें क्वेश्चन एक आ भी चुका है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। Similarly, we are going to see plastic pollution, and soil pollution, ठीक है। और आई गारंटी यू कि इन सब टॉपिक्स में एक तो मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा कहीं ना कहीं, ये इनसे आपका टकराव होना ही होना है, तो इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही, जरूर मिलेगा ही, ठीक है। Now, sixth part, something related with the energy, क्योंकि ये मोस्टली आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है और साइंस टेक में मिक्स कर देता है, वहाँ का टॉपिक होता है, बट आई डोंट थिंक कोई इसको कवर करेगा, वो छूट ही जाता है, तो आई विल बी टेकिंग केयर दिस, नहीं तो छूट जाएगा आपका। बायोफ्यूल्स, ये साइंस का टॉपिक है, बट पता नहीं कराएंगे कि नहीं। बायोफ्यूल्स हम कराएंगे, एंड वेस्ट टू एनर्जी हम करवाएंगे, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। वेस्ट टू एनर्जी तो खैर प्रीलिम से पूछ भी दिया है, 2019 में प्रीलिम से पूछ भी दिया है, और मैंने लकीली करा भी दिया था उस साल 19 में, तो जिसने भी अटेम्प्ट दिया होगा उसको थोड़ा सा खुशी हुआ होगा। बायोफ्यूल नहीं आया है, तो ये आने के चांसेस है, इसको हम कराएंगे, इसको मेंस में आ सकता है, वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक, रिन्यूएबल एनर्जी के टाइप में हम देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यही टॉपिक्स है, और कुछ अगर आप चाह रहे हो तो बता सकते हैं। सही है, आप चाहते हो कि मैं फूड चेन वगैरह पढ़ाऊं? यार एडिशन का तो पता नहीं, क्योंकि मैं शंकर आईएएस पढ़ता नहीं, ठीक है। शंकर आईएएस मैं नहीं पढ़ता। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, चलो ठीक है, करा देंगे उसे, करंट की बुकलेट में मिल जाता है आपको। इम्पैक्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, चलो निकाल देंगे, वेरी गुड, चलो नहीं आपने याद दिलाया। थर्मल पावर एनर्जी, सब कुछ यहीं पढ़ लो, क्या मैंने आपको जो प्रीलिम्स स्ट्रेटजी क्लास हुई थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स दिए थे, 74 समथिंग, उसमें भी मैंने थर्मल पावर प्लांट आपको लिखा हुआ था, और इसके भी कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे थे आपको, तो यहाँ पे कुछ तो ये मैंने ये वाला सेक्शन लिखा था वहां पर, तो कुछ टॉपिक्स यहाँ कवर हो जाएंगे, जो रिमेनिंग टॉपिक रहेगा तो हाँ वो कराएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कराना है, हाँ, ये आपका पूरा प्रॉपर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम सेवेंथ और एथ और नाइन्थ टॉपिक्स में जो हम देख रहे होंगे, वो मोस्टली जो रिसेंट के इवेंट्स चल रहे हैं उस पे हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। वन इज क्लाइमेट चेंज, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कन्वेंशंस, and it will be seeing that desertification, उसे मैंने कराया हुआ है, desertification इन ज्योग्राफी में, desertification दैट्स इम्पोर्टेंट, desertification ये हम वहां पर करा रहे होंगे।
recent environmental technologies. ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट आई डोंट थिंक वहाँ पे कवर होगा। मुझे पता नहीं है कि कौन पढ़ाता है क्या है। तो रिसेंट एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन हो गया आपका, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, और यू कैन से लिथियम बैटरीज हो गया, लिथियम मेटल बैटरीज हो गया, ठीक है, लिथियम मेटल बैटरीज हो गया, ठीक है। तो ये जैसे कि यू कैन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, तो फेम स्कीम आया हुआ है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, ये चीजें हम लोग देखेंगे वहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। अरे बायोटेक्नोलॉजी अब सब कुछ यहीं पढ़ लो यार, साइंस टेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट आता है आप, और हर साल 50 नंबर का पूछा जाता है मेंस में, और प्रीलिम्स में अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं। सलोनी अग्रवाल, थैंक यू सलोनी सर, आप सच में अच्छा टीच करते हो, मास्टर टैलेंटेड है, मानती हूँ, ओके थैंक यू। इसलिए विल आस्क यू एड ऑन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐड कर लेंगे यार। अब दूसरा क्या है कि अब ये बताओ, आपकी इतनी टॉपिक्स है, इसको कितनी क्लास में खत्म कर सकते हैं ऑनेस्टली, आज का क्लास छोड़ करके, क्योंकि आज का क्लास विल नॉट बी टेकिंग अप टू 8:30, जल्दी छोड़ेंगे। हम इसको कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट के टॉपिक्स जो रहेंगे। आई वुड से कि फिल्म्स के लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड वो होना चाहिए ना, क्रैश कोर्स टाइप का, some 50 classes dedicated for that, 50 classes, then you can find out the topics and make a list of those topics and cover those topics in 50 those classes, ठीक है। वहां पर फिर आपके अच्छे से कवर हो जाते हैं टॉपिक्स, वहां पे प्रैक्टिस भी करा सकते हैं, ठीक है। इसमें लगभग अराउंड आई वुड से कि 20 क्लास तो चाहिए, 4 क्लास तो इसमें लगेगा यार, बायोम्स में ही। बट मैं, मेरे को अगर 14-15 क्लास भी लूंगा तो फिर और भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम होने लग जाता है। ठीक है, मैं कवर करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो जितना अच्छे से पढ़ना है यार, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको। का टॉपिक छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको। पता लगा मैंने सिलेबस कवर जितना लिखा है उतना कवर करने के चक्कर में जल्दी जल्दी भगा दिया, आपको समझ नहीं आया, या मैंने कुछ चीजें छुपा ली बताने से, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि सर ने ये छुपा लिया, तो फिर जस्टिफाई मैं अपने आप को नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने सपोज किसी दिन मन से नहीं पढ़ाया, और जब मैं 8:30 बजे यहाँ से उठता हूँ, मुझे अपने अंदर से गिल्ट सा लगता है, ठीक है, कि मैंने अच्छे से नहीं किया, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, वो फिर सही नहीं लगता है। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे कहाँ तक पहुंचती है गाड़ी, है ना। एंड सलोनी में कवर कर लूंगा जितने भी फिल्म के टॉपिक्स रहेंगे, तो वो हम कवर कर लेंगे। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहिए। हाँ, कर देंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। हाँ देवशीष, जितना भी पढ़ेंगे सॉलिड पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई दिक्कत, कुछ टॉपिक आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, कुछ भी टॉपिक आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे बोल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, मैं करा दूंगा। कुछ तो करंट अफेयर वगैरह पढ़ते होंगे और बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे। नहीं,
कुछ नहीं कवर कराना, तो इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। ये चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी इधर नहीं पढ़ेंगे, किसी ने बोला था बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें इधर नहीं पढ़ेंगे, अभिषेक ने पूछा था, ठीक है। तो ये आप साइंस टेक में टीचर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोट, सब जाने क्या भी नाटक होता है, ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, एक इनफैक्ट एक ब्रांच ही है पूरा साइंस का, रिसेंट टेक्नोलॉजीज का, तो वो उसी में कराया जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया सभी ने, पढ़ाई शुरू करें हम लोग। ओके किरण, ओके ओके ओके। So write the first topic, ecology. 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 See, you see ecology. So ecology is made of two words. ठीक है, इको आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया होगा तो आपको बताया गया होगा इको मतलब क्या होता है। इको मतलब होता है ओइकोज। ओइकोज मतलब होता है, ओइकोज मतलब होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड और लिविंग प्लेस, लिविंग प्लेस, ठीक है। जब हम नॉमिक्स जोड़ते हैं तो मतलब हम हाउस होल्ड मतलब इंडिया या अपने घर का या किसी कंपनी का जहाँ पे लिविंग या वर्किंग प्लेस होता है, लिविंग प्लेस या वर्किंग प्लेस, इस तरीके की चीजें, ठीक है, समथिंग प्लेस, ठीक है। उसके हम ट्रांजैक्शन, उसके हम एम्प्लॉयमेंट, उसके पॉवर्टी, उसकी ऑल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम पढ़ रहे होते हैं इकोसिस्टम में, ठीक है। सिमिलरली हियर जो लॉजी होता है ये बना हुआ है योर लोगोस से, ठीक है, और इसका मतलब होता है स्टडी। तो इकोलॉजी मतलब होता है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, इकोलॉजी का मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ लिविंग प्लैनेट। ऐसा हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट इज अवर हाउस होल्ड, ये चीजें बोली जा सकती। अच्छा, अब इस प्लैनेट में आपके क्या मिलते हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि नहीं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि आदमी केवल है। आदमी में भी बहुत सारे वैरायटीज, रेशियल वैरायटीज होते हैं। यू गॉट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फौनाज होते हैं, फ्लोराज होते हैं। अब इसमें क्या होगा, आपको ऑर्गेनिजम्स मिल गया, इसमें यू गेट फ्लोरा, फौना। आप ये क्या बोल सकते हो, दीज आर बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनमें जान होती है, बायोटिक कंपोनेंट्स। हमारे इसी प्लैनेट में यू हैव रेड द ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और मॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ये सारी चीजें पढ़ी है। इसमें बहुत सारी चीजें अपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, और इन्वायरमेंट में यू गॉट सनलाइट, ये भी तो है प्लैनेट में ही। यू गॉट वाटर आल्सो, यू गॉट एयर, यू गॉट विंड, यू गॉट ह्यूमिडिटी, यू गॉट लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। अब ये क्या बोलोगे कि हम, अगर मैं ह्यूमन प्रजाति अगर फौना है और हम प्लांट से रोज इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, सब्जियां हम खा रहे होते हैं, ठीक है, हम फ्लावर्स ले रहे होते हैं, ठीक है, हम प्लांट से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं कि नहीं, या प्लांट्स भी एक दूसरे प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, देखा होगा। दो प्लांट्स है, दोनों में पोलिनेशन हो रहा होता है कि नहीं,
सिंगल प्लांट में भी पोलिनेशन होता है। आपने पढ़ा होगा साइंस की बुक में, स्टमेन होता है, एंथर होता है, एंथर मेल में होता है, एंड ओवेन आपकी फीमेल में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ रहे होगे। प्लांट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, और फौना और फ्लोरा भी इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड, अब हम ये जो टोटल ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे अबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, अबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी इंटरेक्शन हो रहा होता है। अब इनका और इनका मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विद इन दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, सेम टाइम दे आल्सो इंटरैक्ट विद द अदर एनवायरनमेंट। अगर हम इस सारे चीजों को पढ़ रहे होते हैं, हम उसको क्या बोल देते हैं, इकोलॉजी। ये 2015 में सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ था। ठीक है, आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एंड देन राइट डाउन डेफिनेशन, अभी समझ में आएगा। हाँ ऋषभ, ये कराऊंगा मैं, ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। जब मैं आपको रिवर सिस्टम और ये रिवर पोल्यूशन और ये जो पोल्यूशन वाला सेगमेंट पढ़ा है ना मैंने अपने आपको, ये वाला, तो जब ये पढ़ा रहूंगा तो आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, आएगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। ठीक है, सो राइट डाउन ecology can be defined as इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना आप, इकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज इन्वर्टेड कॉमा scientific scientific study of relationship, देखो ये study of relationship of living organisms, को ये रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं ना, study of relationships of living organism with each other. Ecology can be defined as a scientific study of relationship of living organism with each other and with their environment, ये वाला relationship with their environment। ह्यूमंस इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं, हम करते हैं, इन्वायरमेंट से वाटर लेते हैं, सेम टाइम हमको इन्वायरमेंट क्या देता है, वाटर देता है, और हम इन्वायरमेंट को क्या देते हैं, सोल्यूशन देते हैं, है ना। ये तरीके से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो इस इंटरेक्शन में, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। जैसे देखो, मैं एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, तो आप इसको अपनी लाइफ में भी जोड़ सकते हैं। सपोज ये चीज है, मेरा आर्ट बहुत गंदा है, टॉलरेट कर लेना प्लीज। अब इसमें ना मैंगो लगा हुआ है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, एंड दिस इज, यू कैन से दिस इज फाउना एंड दिस इज फ्लोरा, कोई टेंशन नहीं है अभी। नो देयर इज ए इंटरेक्शन गोइंग ऑन, इंटरेक्शन होगा। अब देखना, ये इंसान पत्थर मारेगा और जो हमारा फ्लोरा है वो आपको फ्रूट्स देगा। ठीक है, अगर ये पत्थर मार रहा है आपके पेड़ की तरफ और ये आपको फ्रूट्स दे रहा है, ठीक है, ये अच्छा कर रहा है आपके साथ, और आप इसके साथ क्या कर रहे हो, बुरा। ये अपने लाइफ में भी देख सकते हो कि किसी दूसरे की तरफ कुछ ऐसा शब्द या कुछ ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिससे किसी को हानि हो। और अगर आप तरफ कोई कुछ बोल रहा हो,
फिर आप उसको अच्छे से ही ट्रीट करिए। जैसे गांधी जी बोलते थे ना, कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दीजिए। दिस वाज बेस्ड ऑन दिस एथिकल प्रिंसिपल। नेचर गिव्स अस a lot of things, नेचर टीचेज अस a lot of things। ठीक है, जैसे कि गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस and principle related with elimination or eradication of untouchability. Everywhere he related his concept with the man and environment relationship. Because man and environment relationship teaches us a lot of things. This is something good relationship, right? Mayank, we take oxygen from plants and give CO2 to them. Is this relationship? Of course, this is a relationship, no doubt. This is a relationship. Okay, but this is a relationship for the survival. Okay, and this is the relationship that tells us how we can live sustainably. But the same thing is, हम ऑक्सीजन ज्यादा ले, हम ऑक्सीजन ज्यादा लेते जाएं और CO2 ज्यादा अगर देते जाएं उनको, हमारा इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ बैलेंस बनाने रखने के लिए हमको CO2 का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, सेम टाइम अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हमको फ्रूट्स लेना है, बट एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, हम पेड़ काट देते हैं पूरा। ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट हैव द ट्रीज, ह्यूमन, एनवायरनमेंट एंड पीपल कैन लिव टुगेदर। जैसे आप कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हो, ये मैं थोड़ा सा टॉपिक से दूर जा रहा हूँ, बट डोंट वरी, ये आपको हेल्प ही करेगा। हाँ, गुड गुड, गांधी जी ने बोला था सलोनी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब बात करते हो तो आपके दिमाग में केवल इन्वायरमेंट आता होगा। इन्वायरमेंट, हम फिर उसके इन्वायरमेंट के साथ रहेंगे, इन्वायरमेंट को हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है, और पेड़ लगाने हैं, पोल्यूशन नहीं करना है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आती होंगी। दैट्स ऑब्वियस। ठीक है, दैट्स ऑब्वियस और अच्छा भी है। बट द सेम टाइम जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आ रही होती है। ठीक है, इसमें इसमें आपका सोशल डेवलपमेंट भी आ रहा होता है। तीन कंपोनेंट्स होते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के: सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज आल्सो नेसेसरी फॉर ह्यूमन बीइंग्स टू मीट देयर ओन नीड्स, राइट? Environment is necessary and so social development is also necessary। ठीक है, तो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम ये तीनों एस्पेक्ट्स को लेकर के चलेंगे, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। हम चीज को कट कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल नीड्स, or economic needs, and nature provides us a lot of capability to the nature of the planet so that plants can regrow them, repair them। अगर हम उसका ब्रांच एक काट लेते हैं तो they can repair themselves। ठीक है, but beyond sustainable level then it causes a damage to us। ठीक है, तो तीनों चीजें हमको बैलेंस लेके चलना। हाँ, गुड गुड, ठीक है, राइट डाउन, इसको कंप्लीट कर लो। Ecology can be defined as a scientific study of relationship of living organism with each other and with their environment and with their environment। Okay, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम लिखेंगे, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम किस तरीके से देखेंगे? सिमिलरली आपने इकोसिस्टम लिख लिया, मोरा इकोलॉजी इकोसिस्टम मोरलेस सेम हम देखेंगे। इकोसिस्टम यहाँ पर आपने समझ लिया
कि ओइकोस होगा, ओइकोस हाउस होल्ड होगा, प्लैनेट होगा, ठीक है, एनीथिंग एज अ प्लेस, ठीक है। और ये सिस्टम इज टेकन फ्रॉम फिजिक्स। जो आप एनवायरमेंट पढ़ रहे होते हैं ना, दिस इज नॉट अ सेपरेट सब्जेक्ट एनवायरमेंट, ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ अ ज्योग्राफी लार्जर सब्जेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, ठीक है। तो 1970s, 1980s, 1970s and 1980s in geography, you got a phase of quantitative revolution, quantitative revolution, ठीक है। इन दिस क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, जिसको क्यूआर फेज बोलते हैं, क्यूआर फेज बोलते हैं, इन दिस क्यूआर फेज we started developing models in geography, started developing models in geography, and geographers ought to convert geography as a science, geography as a part of science. So what they did is they tried to borrow the concept from physics, concept from physics, ठीक है। अब फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को वो ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट में रिलेट करने लगे, ठीक है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा सिस्टम इन फिजिक्स में पढ़ा होगा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इस तरीके की चीजें पढ़ी है ना आपने। क्लोज सिस्टम जहाँ पे एनर्जी, मटेरियल, ये सारी चीजें एक्सचेंज हो रही होती हैं, कहीं पे नहीं हो रही होती है। आइसोलेटेड सिस्टम भी एक होता है, ठीक है, फिजिक्स में। सो व्हाट दे ट्राइड इज, we have seen the ecology where living beings are interacting with each other, and they are also interacting with the environment, with the environment. So what they did is they tried to convert this relationship, in a more scientific manner. They tried to understand this relationship in a more scientific manner with the use of some of the concept from the science subject, that is physics, okay. So they borrowed this system concept from the physics, that is based on interaction, interaction of interaction of components, and exchange of energy or material, exchange of energy or material, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। exchange of energy material, different components of the environment interacting in a more scientific manner to understand how the different components of living beings and the environment interacting with each other, and how they are transferring energy from one level to other level, and how the higher level organisms dependent on lower level, आपने पढ़ा ना ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, तो वो हम भी ये इसमें देख रहे होंगे, उसमें लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम रहेगा, ठीक है। वो भी हम देख रहे होंगे किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से एनर्जी नीचे आ रहा है, एनर्जी ऊपर जा रहा है एक लेवल के बाद दूसरे लेवल, मटेरियल कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है, विल सीइंग दैट। So all those things you can understand with the concept of geography, that is system. मैं एक एग्जांपल आपको बना के दिखाया था, मैं अभी रिपीट कर देता हूँ। आप कोई भी इकोसिस्टम बताओ, मैं आपको ये कंपोनेंट्स वाला लगा करके बताता हूँ। अभी उसको हाउस होल्ड बनाऊंगा, उसके सारे कंपोनेंट्स और उनको इंटरेक्ट करके रिजल्ट बताऊंगा आपको। तो भी इकोसिस्टम आप बता दो, एनीवन प्लीज, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी इकोसिस्टम आप बताओ, कहाँ गया भैया? नेहा खुराना, मरीन इकोसिस्टम। चलो हम मरीन इकोसिस्टम देखेंगे, ठीक है। मरीन इको, सलोनी ने भी बोला, आसपास बैठे हो क्या? इक्वेटिक भी आ गया, मरीन आ गया, इक्वेटिक आ गया। तो हम इक्वेटिक और मरीन दोनों कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेटिक एंड मरीन दोनों कर लेते हैं। तो हम दूसरे पेज में जाते हैं, पहले हम इक्वेटिक कर लेते हैं। इक्वेटिक, एक्वेटिक में हम रिवर सिस्टम ले लेते हैं।
ठीक है, देखते हैं रिवर सिस्टम में हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग होंगे कि नहीं। लिविंग एंड यू कैन से बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होगा, एक्वेटिक, एक्वेटिक फौना। ठीक है, इसमें फिशेज आ सकते हैं, क्रैब्स आ सकते हैं, टर्टल्स आ सकते हैं, इसमें आपके क्रोकोडाइल्स आ सकते हैं। सारी चीजें इसमें आ सकती है नहीं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा आप बताते जाइए। ट्रीज होना चाहिए, बैंक में ट्रीज रहता है, इससे इरोजन कम होता है। ठीक है, स्लोप्स रहेगा, अगर स्लोप नहीं होगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सिल्ट होगा, सेडिमेंट्स जा रहे होंगे ना भैया, सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट्स होंगे। ठीक है, वाटर होगा कि नहीं, वाटर भी होगा। तो इसके बाद यू कैन से under this you can say river channel, रिवर चैनल होगा जिसपे वाटर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, अब ये सारे कंपोनेंट्स को अगर हम इंटरेक्ट करें और एक हम रिवर बनाएं, इंटरेक्ट करें, अब यहाँ पर देखना किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर अपर लेवल पे यू विल हैव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लेवल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फॉरेस्ट करने लगे, कंपोनेंट है यहाँ पर, यू गॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड और यू कैन से बायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, इनको दोनों को इम्पैक्ट कर रहा है, ये इनपुट रहेगा और ये आउटपुट रहेगा। ठीक है, अब मैं इनपुट में इन कंपोनेंट्स को कुछ चेंज करूंगा और आप आउटपुट में आप देखना कि क्या चेंजेस आता है। ठीक है, अब मैं अगर फॉरेस्ट ट्रीज को अगर मैं कंप्रोमाइज करता हूँ, अगर ट्रीज को कंप्रोमाइज करता हूँ तो आप देखोगे इरोजन बढ़ जाएगा, इधर साइड में इरोजन बढ़ जाएगा। इरोजन बढ़ेगा तो यहाँ सिल्टेशन की क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं। अगर आप ट्रीज को कम करते हो, आप क्या करते हो, सिल्ट की क्वांटिटी बढ़ा देते हो। जब सिल्ट की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो चैनल का जो डेप्थ था वो डेप्थ कम होने लग जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो डेप्थ जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, डेप्थ हमारा कम होने लग जाएगा, सिल्ट हमारा इंक्रीज होने लग जाएगा अगर हम इसकी नंबर्स को कम कर रहे हैं, क्योंकि इरोजन बढ़ने लग जाएगा। इरोजन बढ़ने लग जाएगा, हमारा सिल्ट बढ़ जाएगा और चैनल की डेप्थ कम होने लग जाएगी। चैनल का डेप्थ कम होने लग जाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगा रिवर चैनल का कि नहीं। रिवर चैनल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली यू विल हैव द फ्लड्स, फ्लड्स होगा कि नहीं। नाउ सी, जब हम सेडिमेंट्स बढ़ा रहे होंगे और रिवर चैनल का जो स्पेस है वो कम कर रहे होंगे, हम आप बोल सकते हो कि जो एक्वाटिक फौना और फ्लोरा है उनके हम हैबिटेट को अल्टर कर रहे हैं कि नहीं। उनके उनका जो घर था, जो पहले बड़ा सा रिवर चैनल होता था, उनका अब घर छोटा होता जा रहा है कि नहीं। उनका जो एक्वाटिक स्पेस है वो हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं कि नहीं। जब एक्वाटिक स्पेस को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, दैट मींस वी आर डैमेजिंग द हैबिटेट ऑफ aquatic habitat of living beings or biotic components। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स थे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे थे और इंटरेक्ट करने के बाद अल्टीमेटली हमको आउटपुट मिल रहा होता था। ठीक है, अगर हमें रिवर इकोसिस्टम, कई बार आप लोग देखते होंगे रिवर इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम आपने देख लिया। एक्वेटिक इकोसिस्टम बायोम्स में आएगा, मैं इसको और भी डिटेल में बताऊंगा, इसके अंदर मैं लेक का इकोसिस्टम भी पढ़ूंगा। ठीक है, इसके अंदर मैं रिवर का इकोसिस्टम भी आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब रिवर इकोसिस्टम की बात करते हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हो, तो एक्चुअली हम रिवर की बात कर रहे होते हैं, आपके दिमाग में केवल पानी और यही रिवर दिख रहा होता है, गलत है। इकोसिस्टम लगा है, तो आप जब भी रिवर इकोसिस्टम की बात करोगे तो आपके दिमाग में मछली भी आना चाहिए, आपके दिमाग में टर्टल भी आना चाहिए, क्रोकोडाइल्स भी आना चाहिए, फॉरेस्ट भी आना चाहिए, स्लोप्स भी आना चाहिए हिमालय का। अगर आप गंगा रिवर की बात कर रहे हो तो आपको डेल्टा भी आना चाहिए, इधर डेल्टा ऐसे करके बन रहा होता है।
अगर हम यहाँ पे फॉरेस्ट हटाएंगे तो यहाँ सिल्टेशन बढ़ जाएगा, ब्रीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमने पढ़ा है ब्रीडिंग क्या होता है। हर एक चीज आपको आपके दिमाग में आना चाहिए रिवर इकोसिस्टम। अभी अगर एग्जाम में रिवर इकोसिस्टम आ गया, you should not limit yourself to writing about water quality and all. You should also take up the upstream quality of river and forest, slopes, ये सारी चीजें, लोअर स्ट्रीम, डैम्स, ये सब चीजें भी देखना होगा आपको। डैम्स यहाँ पर बना होता है, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, मैंने लिखाया हुआ है आपको क्लास में ज्योग्राफी में। जब भी आप रिवर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें देखनी होंगी, क्योंकि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब सारे कंपोनेंट्स, सिस्टम लगा दिया ना आगे, मतलब सारे कंपोनेंट्स आ गए। कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, लिविंग और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स होंगे, लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर रेनफॉल भी आ जाएगा, फिर ग्लेशियर्स भी आ जाएंगे अबायोटिक में, सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ पे ग्लेशियर्स आ गया, ठीक है, अब ग्लेशियर्स आ गया, जिस हिसाब से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो विद द ग्लोबल वार्मिंग आवर ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग। जब ग्लेशियर मेल्ट कर रहे हैं दैट मीन्स, ग्लेशियर जब मेल्ट कर रहे हैं दैट मीन्स हमारा जो वाटर का फ्लो है वो अचानक से बढ़ेगा कि नहीं, शॉर्ट रन में। और जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो हमारा वाटर जो रिवर में है वो कम हो जाएगा। और जब वाटर बढ़ रहा होगा तो इरोजन की कैपेसिटी बढ़ रही होगी, स्लोप्स और मॉडिफाई हो रहे होंगे, सिल्ट ज्यादा बढ़ रहा होगा। जब ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे तो फिर वही वाटर नहीं होगा। तो ये चीजें आपको सोचनी होगी। अच्छा, एक दूसरा कोई कुछ डिमांड था आपका, फाइटोप्लैंक्टन, हाँ वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, बायोटिक में आ जाएगा ये। सलोनी ने, नेहा खुराना, और मरीन एक मरीन देख लेते हैं, सिंपल है। मरीन 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 मरीन, ये मरीन वाटर है, और से ऐसे बना देते हैं। ये हमारा सी हो गया, ठीक है, ये हमारा लैंड एरिया, ठीक है। अब सी होगा तो इसके हम बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट ढूंढते हैं, ठीक है। अब बायोटिक कंपोनेंट बताओ आप, बहुत सारे यार बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट, कोई टेंशन नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट में आपका आ जाएगा, यू कैन से कोरल्स, फिशेस, और बता दो ममल्स, ये सारी चीजें आ रही होंगी, एंड टर्टल्स एंड ऑल, वो सारी चीजें हो रही होंगी, ये मैंने मेन मेन लिख लिया। बायोटिक में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, सैलिनिटी, देन अबिसल प्लेन, अबिसल प्लेन नीचे वाला जो प्लेन होता है, ठीक है, प्लाजिक डिपॉजिट्स, प्लाजिक डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स, सनलाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट पेनिट्रेशन, ये सारी चीजें हो रही होंगी कि नहीं। अच्छा, अगर मैं एक कंपोनेंट, सारे को आपको कंपोनेंट्स पता चल गए, ठीक है, अब आपको देखो कि जो हमारी डिफिनीशन होगी, कंपोनेंट्स एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, और ये इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इसके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे। अगर कोरल्स है, कोरल्स को हम बोलते हैं, कोरल्स आर द कॉलोनीज ऑफ द फिशेस। जहां पर कोरल्स होते हैं वो फिशेस के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं, शेल्टर देते हैं फिशेस को, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं फिशेस एंड कोरल्स, एंड देन ममल्स और फिशेस, ये एक दूसरे, ये फिशेस सारी ममल्स के फीड्स बन जाते हैं, फूड चेन का हिस्सा हो जाते हैं, इंटरेक्शन चल रहा होता है। अब मैं अगर सपोज इसको छेड़ देता हूँ, मैं एक कंपोनेंट को छेड़ देता हूँ, टेम्परेचर को इंक्रीज करो। अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सैलिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा,
है आप लोगों ने ज्योग्राफी में, मजा आएगा बेटा, ज्योग्राफी रिवाइज रखना, ठीक है। सैलिनिटी इंक्रीज कर रहा होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा तो कोरल रीफ्स गॉट द टॉलरेंस ऑफ ओनली 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे कोरल्स में पढ़ाऊंगा डिटेल में, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा हमारे कोरल्स की जो टॉलरेंस वैल्यू है वो कंप्रोमाइज हो रही होंगी कि नहीं, कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाएगा, उसका जो एल्गी है वो डाई करने लग जाएगा, और ये व्हाइट कलर के कोरल्स दिखने लग जाएंगे, उसका जो कलर है वो ब्लीच हो जाएगा। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डैमेजिंग द कोरल्स। एंड आपने ये भी देखा है कि कोरल्स आल्सो गॉट सर्टेन लेवल ऑफ टॉलरेंस और द सैलिनिटी। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा तो सैलिनिटी भी बढ़ रहा होगा, एंड देन अगेन इट विल कंप्रोमाइज द कोरल्स। अच्छा, ये सारी फिशेस होती है, फिशेस, ये सारे फिशेस होते हैं, वो भी एक सर्टेन लेवल ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, और वो जो टेम्परेचर उनको सुटेबल लगता है उस टेम्परेचर की तरफ भागने लग जाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ने लग गया इक्वेटोरियल रीजन में और यू कैन सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल रीजन में, जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो ये जो फिशेस हैं वो कोल्डर एरिया की तरफ माइग्रेट करने लग जाएंगे कि नहीं, कोल्डर एरिया की तरफ माइग्रेट करने लग जाएंगे कि नहीं। यू कैन से द because of change in abiotic component temperature, it induces the changes in the biotic component. So you can say fishes will start migrating, fishes will start migrating। आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि जो कॉड फिशेस है, कॉड फिश जो मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट यूएस के कोस्ट में मिलते हैं और कैसे ईस्टर्न यूएस के कोस्ट में मिलते हैं, these cod fishes now migrating towards Arctic Circle, polar की तरफ जा रहे हैं, because they prefer some kind of colder climate. Because of increasing temperature, sea level temperature is increasing, sea का water temperature है वो increase कर रहा है, and because of that to find the suitable climate, suitable temperature, cod fishes now migrating towards the north pole, towards the Arctic Circle. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि एक कंपोनेंट हम छेड़ रहे होते हैं और उससे बहुत सारी चीजें छेड़ रही होती है। Then, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अगेन यू कैन से द ऑक्सीजन लेवल एंड CO2 लेवल इन द वाटर विल आल्सो गेट डैमेज्ड, ऑक्सीजन लेवल विल गेट डैमेज्ड। ऑक्सीजन लेवल डैमेज होने लग जाता है, यू गेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है इन ओशन यू विल गेट बायोलॉजिकल डिजेट्स। सपोज ये है, इस पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत सारे ऐसे ऐसे एरियाज बन जाते हैं, इस पर्टिकुलर पोर्शन में यू विल हैव लेस ऑक्सीजन एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। तो यहाँ पर जब लेस ऑक्सीजन होगा दैट मीन्स लिविंग फॉर्म्स कैन नॉट सर्वाइव इन दिस पार्ट। हम इसको बोल सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड जोन, डीऑक्सीजनेटेड जोन ये भी बोला जा सकता है। and if you see the current affair and news you will find that our Bay of Bengal has a very big zone of lack of oxygen, deoxygenated zone, or you can say a kind of biological desert, Bay of Bengal। समझ में आया होगा आई थिंक, कुछ भी डाउट होगा तो पूछना है अभी, और पूछना चाहो तो अभी अगर आपको पूछ दिया मैंने डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन रिवर इकोसिस्टम, कोई टेंशन होगा क्या? अभी अगर मेरा क्वेश्चन आ गया आपको कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इन मरीन इकोसिस्टम, आप क्या करोगे? इंडस्ट्रियलाइजेशन से आप क्या करोगे? टेम्परेचर इंक्रीज करा देना,
टेम्परेचर इंक्रीज कराते ही सारे नाटक ये शुरू हो जाएंगे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सैलिनिटी इंक्रीज होगा, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग होगा, कोरल रीफ्स कैन नॉट लिव beyond this 27 degree temperature because they got only 2-3 degree tolerance value, and then increase the salinity. They can tolerate the salinity of the range of 23 to 25% parts per thousand part of the water. And then you go on discussing this oxygen level, fishes, corals, interaction, यही सब नाटक लिखना है उधर। Similarly, अगर पूछ दिया कि ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन रिवर इकोसिस्टम, देन आप डिफॉरेस्टेशन, स्लोप मेश मैनेजमेंट, ग्लेशियर मेल्टिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करके, ह्यूमन एक्टिविटीज, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर इंक्रीज करके आप ट्री को डिफॉरेस्ट करा देना, एंड देन फिर आप शुरू हो जाना। इरोजन बढ़ेगा, स्लोप मॉडिफाई होगा, फिर डिसिल्टेशन बढ़ जाएगा, और फिर उसकी वजह से जो हमारा एक्वेटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स है, जो फ्लोरा फौना कंपोनेंट्स है, उनके जो हैबिटेट्स है वो अल्टर कर रहे होंगे। एंड थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देना कि जो हमारा सैंड माइनिंग है, ठीक है, और या इनलैंड वाटरवेज है, वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे ओशन में है, ओशन पोल्यूशन में पढ़ाऊंगा तो वो चीजें आज और भी क्लियर हो जाएंगी। वाटर पोल्यूशन पढ़ाऊंगा तो और भी क्लियर हो जाएंगी चीजें। नो पोल्यूशन, हाँ ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि 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 किसने पूछा क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन है? बैंक, so does the water pollution increases the rate of rise in temperature as compared to water body with no pollution? of course यार, वाटर पोल्यूट करते हो तो मोस्टली उसका कलर कैसा होने लग जाता है? ब्लैक। तो सिंपल अगर एप्लीकेशन आप लगाओ अल्बिडो का, यू कैन से दैट कि वाटर फिर एब्जॉर्ब करने लग जाएगा ज्यादा ज्यादा सनरेज। आएगा यार, चलो नहीं, कोरल पढ़ाएंगे तब आप व्हाइट स्टोन बना लेना। उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन बोलते हैं उसको, चलो नहीं, ठीक है। और ये कोरल्स हर जगह नहीं होते हैं, और सब रईस लोगों के चोचले हैं, समझे बैंक जी? ओके, कुछ और डाउट है तो पूछ लीजिए, देन आई विल स्टार्ट डिक्टेटिंग यू। ओके, ये आप लिख लिया किसी ने? ऐसा तो नहीं है कोई नहीं लिखा हो? ये जो भी मैं बोर्ड में लिखाऊंगा आपको लिखना है, ये सब मिलेगा नहीं यार कहीं पे, समझ रहे हो? ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं आप बता रहा हूँ, बहुत सारा पढ़ने के बाद आता है। लिख लिया ना, आगे बढ़ो। ओके, इकोसिस्टम लिखे। इकोसिस्टम, ecosystem is a structural and functional unit. Ecosystem is a structural and functional unit. Ecosystem is a structural and functional unit of biosphere, of biosphere, of biosphere, consisting of living beings and physical environment, consisting of living beings and physical environment, consisting of living beings and physical environment, living being and physical environment, both interacting and exchanging materials between them, both interacting and exchanging materials between them. ठीक है, stop. One part of
an ecosystem, if one part of an ecosystem, is damaged or disappears, if one part of an ecosystem is damaged or disappears, it has an impact on everything else. It has an impact on everything else. Stop. Stop. Healthy ecosystem means a healthy ecosystem means a healthy ecosystem means that all the elements, all the components, you can say, all the components live in balance. All the components live in balance and are capable of and are capable of and are capable of are capable of reproducing themselves. Okay. अच्छा मयंक, एक चीज और देख सकते हो आप, आपने बोला था कि पोल्यूट जाएगा तो ज्यादा होगा क्या? वाटर पोल्यूशन इंक्रीजेस रेट, यहाँ पर देख लो छोटा सा, आप सभी देख लो। अच्छा इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, एक वाटर है, ठीक है, इसमें खूब सारा पानी भर दिया आपने। अगर सनरे ऐसे आ रही है, तो अब ये पेनिट्रेट करती है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक पेनिट्रेट करे, थोड़ा मैथ्स इन्वॉल्व होगा, बस यहाँ से पेनिट्रेट कर रही है। अब अगर पेनिट्रेट कर रही है तो इसका अगर हम वर्टिकल खींचे ऐसे करके और यहाँ तक ऐसे खींचे ऐसे, जो ये वाला एरिया होगा इधर से इधर तक का, ये सारा का सारा वार्म हो रहा होगा कि नहीं एक साथ में। एंड देन देयर इज वाटर मिक्सिंग, वाटर मिक्स हो रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है। जब वाटर मिक्स हो रहा होगा दैट मीन्स तो रिजल्टेंट इंपैक्ट होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी लेस, क्योंकि एरिया ज्यादा है इधर। हम क्या करते हैं, इसमें हम पोल्यूट कर देते हैं, सॉलिड वेस्ट या कुछ कुछ हम पोल्यूशन डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हम स्लज डाल देते हैं, सीवर, और यू कैन से फ्लुएंट ऑफ इंडस्ट्री का जो फालतू का चीज होता है वो हम इसमें डाल देते हैं, आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रीज, इफ्लुएंट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो आप ये बोल सकते हैं कि जो वाटर का ट्रांसपेरेंसी है वो कम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा सन रे आ रहा है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेट्स सी इतना ही पेनिट्रेट किया तो इसका जो एरिया होगा हीट करने का वो कम हो गया कि नहीं? हाँ, जो सन रे का इंटेंसिटी था वो इतना लेट्स सी 10 लैंगले था, लैंगले से उसको मेजर करते हैं। यहाँ पर भी आई इक्वल टू लैंगले है, लैंगले LANGLEY, ठीक है, वो इतना है। अब यहाँ पे छोटे से एरिया को आप हीट कर रहे हो, यहाँ पे बड़े से एरिया को हीट कर रहे हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो ना यार इतने हीट करेंगे, मतलब लैंगले जो एनर्जी था वो छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और लैंगले एरिया था वो बड़े से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ पे बोल सकते हो कि जो हीटिंग है विल बी मोर एज कंपेयर टू हीट हियर, ठीक है। अगर हम इसको ए दें और इसको बी दें तो आप बोल सकते हो टेम्परेचर एट बी
will be much more than temperature at A. कोई टेंशन है क्या? समझ गए यार? बताते नहीं हो आप लोग, बहुत छुपाते हो यार। यस यस यस, ओके। बच्चे बहुत है, 31 हो गए। उससे कौन होगा? अंकित, अंशु, अर्णब मुखर्जी। अपने एनवायरमेंट नहीं पढ़ा अभी? ममता बनर्जी चुनाव में बिजी है, आप एनवायरमेंट में बिजी हो, ऐसा कैसे? फॉर्म डाल दिया आपने? तो डाल ही दिया था। ओके, राइट हेडिंग नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो आपने बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट लिखा है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, components of ecosystem, components of ecosystem, components of ecosystem। ठीक है, पहला लिखना अबायोटिक, अबायोटिक कंपोनेंट, क्योंकि ये मोरल सेम ही रहता है। अबायोटिक कंपोनेंट, ओके अर्नब। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स के आगे ब्रैकेट में लिख देना नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं होती है, एंड इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब इसके अंदर ए बी सी डी ऐसे करके लिख लेना यार, पता है, जितना मन करे उतना लिख दो, जो मन करे लिख देना। एनर्जी लिखो पहले, एनर्जी ब्रैकेट में सन रेज लिख देना, क्योंकि जो 99.99% एनर्जी जो सोर्स होता है अर्थ का, वो सन से ही आता है। ठीक है, तो आप लोग एनर्जी लेते हो, खेलते कूदते रहते हो, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप पढ़ रहे हो, सब एनर्जी है ना। वो अल्टीमेट एनर्जी जो हमारे पास है वो सन से ही आई है, क्योंकि सन से फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट्स ग्रो करे, हमने वेजिटेबल्स खाया, सीड्स खाए, फ्रूट्स खाए, जाने क्या क्या खाया, उसके बाद मुर्गा बकरा सब कुछ खा लिया, एंड देन गॉट द एनर्जी। अल्टीमेट जो सोर्स एनर्जी का था, कहां से था? वो था अपना सन। ठीक है, सन ही इज अल्टीमेट एनर्जी। यहाँ पर लिखना है एनर्जी, एनर्जी, और ब्रैकेट लिख देना सन। सब एनर्जी का सोर्स हमारा सन है। थोड़ा सा एनर्जी से वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो एनर्जी अर्थ के अंदर से निकलती है, दैट इज वेरी मिनिमल व्हेन यू कंपेयर दैट द सन। ठीक है, तो 99.99% एनर्जी इज सन। ठीक है, ये लिखना, रेनफॉल लिख लीजिए, रेनफॉल, रेनफॉल लिख जाइए, रेनफॉल। टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखना है। एटमॉस्फेयर लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर लिख लीजिए। आप सॉइल लिख सकते हो, सॉइल लिख सकते हो। फिर आप क्या लिख सकते हो? लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये सब चीजें भी लिख सकते हो, ये सब चीजें लिख सकते हो। अब दूसरा हो गया बायोटिक कंपोनेंट, आगे एसेट्रा लगा देना इधर। अभी बहुत हर एक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने रिवर बताया तो उसमें मैंने सिल्ट डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंने स्लोप्स डाल दिया, है ना। तो हर एक इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट चेंज होते रहते हैं, बट दीज आर द मोर फंडामेंटल, दीज आर द मोर फंडामेंटल। एनर्जी सन तो हर जगह आएगा ना, क्योंकि हर एक इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए थोड़ा तो एनर्जी चाहिए होगा ना, बिना एनर्जी के तो हम चल ही नहीं सकते। हर एक इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए
इकोसिस्टम को ड्राइव करने के लिए यू नीड एनर्जी, दैट मींस सन इज कमिंग, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। आपको हॉट स्पॉट वगैरह पढ़ाया था। अभी सन का जो सोलर साइकिल है वो 25th सोलर साइकिल शुरू हो गया फ्रॉम नवंबर 2020 से 25th सोलर साइकिल शुरू हो गया। सन स्पॉट्स बताया था, 11 ईयर्स बताया था, ऐसा कुछ बताया था ना आप लोगों को, भूल गए होंगे, क्या टेंशन है। वो जो करंट अफेयर का पार्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन फंस सकता है उधर, है ना। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए डैश करके, ऐसे करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म like plant, animal, microbes, etc. etc. ठीक है। अब इसके अंदर लिखिए, एक एक लाइन लिखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, biotic components can be divided into a part, primary producers। अब हम यहाँ पर ऐसी चीज रखेंगे जो अपना खाना खुद बनाते होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हो और या कहीं पढ़ाई कर रहे हो और अपना खुद खाना बना रहे हो किचन में जा करके, तो आप प्राइमरी नहीं है, आप पहले भी जंगली थे, अभी भी जंगली हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे कि नहीं, ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे इनको। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। पहले रिक्शा होता था, रिक्शा पुलर्स बोलते थे कि रिक्शा तभी चलेगा जब रिक्शा वाला पेडल मारेगा। उसके बाद ऑटो आ गया ना, बोलते हो ऑटो वाला रुक जा। अब कभी ये नहीं सोचा होगा कि ऑटो को ऑटो क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है, उसमें पैडल नहीं मारना पड़ता है। देयर वाज इम्प्रूवमेंट फ्रॉम रिक्शा टू ऑटो, ठीक है। इस तरीके से उसका नाम ऑटो, ऑटो रख दिया, ठीक है। तो ऑटो मतलब सेल्फ। ऑप्स, ऑप्स मतलब नूरिशमेंट, नूरिशमेंट, नूरिशमेंट। यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ नूरिशमेंट मतलब अपना खाना, अपना ध्यान हम खुद रखेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर, अंडर दैट पॉइंट वाइज लिखते जाइए, स्टार स्टार बना बना के, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे लिखिए। These are green plants, these are green plants and capable of, capable of, capable of, capable of producing their own food, producing their own food, producing their own food with the help of photosynthesis mechanism, with the help of photosynthesis mechanism, photosynthesis mechanism, photosynthesis mechanism। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिए, नेक्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर के अंदर ही लिखिए। With the use of carbon dioxide and water, use of carbon dioxide and water, carbon dioxide water in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll,
and chlorophyll. Plants can make their own food, you can say. Plants can make their own food. फूड के अंदर लिख लेना कार्बोहाइड्रेट्स, फूड के ब्रैकेट में लिख देना कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट, शुगर, उसमें फिर आपको एनर्जी मिलने लग जाता है, ठीक है। स्टार्च, एनर्जी मिलने लग जाता है प्लांट्स को। हमने क्या किया, एक सन रे को एक्चुअल एनर्जी, जो यूजेबल एनर्जी है, उसमें कन्वर्ट कर दिया प्लांट्स में, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इन द मतलब नेक्स्ट पॉइंट अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इसी में लिखना है। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल, TRR, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, producers are herbaceous grasses जो होते हैं, herbaceous grasses जो होते हैं, herbaceous herbs जो होते हैं, छोटे छोटे herbaceous, and woody plants, woody plants, herbaceous and woody plants, while in aquatic ecosystem, producers are various types of algae, various types of algae, अब बी टाइप लिखिए, बी इसी के आगे बी में लिखे कंज्यूमर्स, अरे यार रिपीट ना करो आप भारती। aquatic ecosystem, producers are various species of algae, while in aquatic ecosystem, producers are various species of algae, ठीक है भारती। now consumers, अब इसको क्या लिखोगे, heterotrophs, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉप्स मतलब न्यूरिशमेंट, मतलब इतने कमीने होते हैं अपना खाना भी नहीं बना सकते, ठीक है। कंज्यूमर्स, नाउ कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ, इतने पॉइंट्स लिखते जाओ यार, छोटा छोटा करके, सब बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको लग रहा होगा कि क्या टीचर बकवास कर रहा है। देखो, cannot produce their food, ऐसे लिख दो, cannot produce their food। दूसरा देखो, डिपेंडेंट ऑन plants, animals or both, dependent on plants, animals or both, ठीक है। इसमें लिखे कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, consumers can be divided into,
कैन बी डिवाइडेड इनटू, अब ऐसे करके यहाँ पर बना लीजिए। प्राइमरी कंज्यूमर ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी कंज्यूमर, और यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकेंडरी, यहाँ पर लिख लो कार्निवोर्स लिख लो, ओमनिवोर्स लिख लो, जो भी मानो लिख लो, ओमनिवोर्स। ठीक है, और यहाँ पर एक कंज्यूमर और होता है जिसका नाम होगा, क्या होगा, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। नीचे स्टार पॉइंट ऐसे करके लिखना, स्टार पॉइंट ऐसे करके लिखना, सेप्रोट्रॉप्स, स्टार पॉइंट लगा के लिखना। Saprotrophs are bacteria and fungi. Saprotrophs are bacteria and fungi. Saprotrophs are bacteria and fungi which obtain energy and nutrients, which obtain energy and nutrients, obtain energy and nutrients, obtain energy and nutrients by decomposing dead organic substances, dead organic substances. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना। ओके, नाउ अब दूसरा हेडिंग लिखे, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। ये यार सिंपल है, आपको दिखा देता हूँ ऐसे करके, ऐसे करोगे तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल हो जाएगा जो लैंड के ऊपर होता है, और यहाँ पर एक्वाटिक हो जाएगा, है ना। अब एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल के अंदर आप बता दो, एग्जांपल दे दो, बहुत सारे हैं, इतना सारा पढ़ रखा है। ग्रासलैंड हो जाएगा आपका, यू कैन से, यू कैन से, यू कैन से, यू कैन से फॉरेस्ट हो जाएगा, यू कैन से डेजर्ट हो जाएगा, एक्सेट्रा। और यहाँ पर यू गॉट रिवर, you got lake, you got brackish water, brackish water, lake, you can say marine atmosphere, marine environment तरीके का। तो दिस क्लासिफिकेशन, इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। So we'll stop here today, and tomorrow we'll see some of the concepts of this environment, like we'll see ecological succession, we'll see ecological niche, we'll see ecotone, okay, and then we'll move to the biomes, then we'll move to the biomes, okay। समझ आया होगा आज का क्लास। आई होप यू एंजॉयड द एनवायरमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है एनवायरमेंट, ठीक है। लोनी प्रीति सब समझ आया आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू शुभम, साई, भारती, किरण, नेहा, सब लोग। एक रिक्वेस्ट है, सब लोग यार मतलब हमेशा रहना, ठीक है। ऐसा बहुत लोग करते हैं, एक क्लास किया, 3 क्लास चले गए, 5वीं क्लास में आए, 8वीं क्लास में आए, फिर 4 क्लास चले गए, है ना।
तो ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे कुछ समझ ही नहीं आएगा। फिर आप अगर 5वीं क्लास के बाद 6वीं क्लास में आते हो, इससे अच्छा नहीं आओ, फिर एंजॉय करो, हाँ। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बिना, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।